हेलो गाइस, वेलकम टू वीएस एजुकेशनल प्लेस। गाइस, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं इसी बुक की चौथी इकाई के दूसरे पार्ट को, यानी कि मध्य पाषाण युग के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। गाइस, इस वीडियो से पहले पूरा पाषाण युग के बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं। पहली 3 इकाइयां हम डिटेल में अलग अलग वीडियो में कर चुके हैं, तो अगर आपने नहीं देखी हैं, आप देखना चाहते हैं तो आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो गाइस, शुरुआत करते हैं मध्य पाषाण युग की, जो कि पूरा पाषाण युग के बाद का समय है। इस काल का समय 8000 ईसा पूर्व से माना जाता है, जिसमें हम नव पाषाण और पूरा पाषाण के बीच का काल माना जाता है। धीरे धीरे तापक्रम बढ़ा और मौसम गर्म और शुष्क होने लगा, यानी कि हिम युग के बाद पूरा पाषाण युग आया। मौसम धीरे धीरे मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा था हिम युग में, जो कि पूरा पाषाण युग में थोड़ा गर्म होने लगा, और अब तापमान नॉर्मल होने लगा, शुष्क होने लगा, गर्म होने लगा। परिवर्तन से मनुष्य का जीवन प्रभावित हुआ। पशु पक्षी और पेड़ पौधों के जीवन में, प्रजातियों में भी बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया। औजार बनाने के तरीकों में भी हमें परिवर्तन देखने को मिल जाता है। मनुष्य शिकारी संग्रह करता ही रहा। शिकार के तरीकों में, तकनीकों में परिवर्तन आ गया था। अब न केवल बड़े बल्कि छोटे जानवरों का भी शिकार किया जाने लगा था। मछलियां पकड़ने लगे थे, पक्षियों का शिकार करने लगे थे। पहले बड़े बड़े जानवरों का शिकार करके भोजन किया जाता था, अब मछलियां और छोटे छोटे पक्षियों को भी पकड़कर खाया जाने लगा। परिस्थितियां परिवर्तन पत्थर पर चित्रकारी से भी प्रतिबिंबित होता था। अब हम इस युग में उपयोग में लाए जाने वाले कुछ औजारों के बारे में जानेंगे, तो आइए जानते हैं। मध्य पाषाण युग के औजार छोटे पत्थरों से बनाए जाने लगे। उनका आकार काफी छोटा होने लगा। इनकी लंबाई 1 से लेकर 8 सेंटीमीटर तक हुआ करती थी। सूक्ष्म औजारों का आकार ज्यामितीय होता था। ब्लेड, कोर, नुकीले, त्रिकोण, नवचंद्राकार और कई अन्य प्रकार के औजार मध्य पाषाण काल में उपयोग किए जाने लगे। मुख्य ज्यामितीय औजार होते थे। इनके अलावा अन्य कालों में पूरा पाषाण युग के औजार जैसे तक्षाणा, खुरचनी और यहाँ तक कि गंडासा भी मिलता है। ब्लेड की बात कर लेते हैं, तो ब्लेड एक परत होती थी। इसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी होती थी। मध्य पाषाण युग में औजार बनाने की तकनीकें फ्लूटिंग कहा जाता था। इसमें सारा मात्र पर प्लेटफॉर्म से नुकीले सिरे से प्रहार करके, यानी कि उसके ऊपर मारकर प्रहार कर एक प्लेटफॉर्म को नुकीले सिरे बना लिए जाते थे। उसको धारदार कर लिया जाता था, जिसको ब्लेड कहा जाता था। चौड़े, लंबे, मोटे हुआ करते थे। इसके अलावा आ जाती है कोर। कोर साधारणतः आकार में बेलनाकार होती थी, जिसकी पूरी लंबाई में फ्लूटिंग के निशान होते थे, जिसमें एक सपाट प्लेटफॉर्म हुआ करता था। नुकीला औजार की अगर हम बात करें, तो नुकीला औजार एक प्रकार का टूटा तिकोना ब्लेड हुआ करता था, जिसके दोनों सिरों पर ढलावा और धारदार हुआ करती थी। इसके सिरे सरल रेखीय और वक्र रेखीय हुआ करते थे। त्रिकोण की अगर हम बात करें, एक सिरे और एक आधार हुआ करता था, जैसा कि आज ट्रायंगल होता है। सिरे को धाराधार बनाया जाता था। जो नुकीला कोना होता था त्रिकोण का, उसको बहुत ही धारदार बनाया जाता था, नुकीला बनाया जाता था। इसका उपयोग काटने के लिए किया जाता था। इसे तीर के अग्रभाग में भी लगाया जाता था। नवचंद्राकार का औजार, ये एक तरह का ब्लेड ही होता था, जिसका सिरा वृत्ताकार होता था। यह एक वृत्ताकार हिस्से के समान मालूम होता था। इनका उपयोग अवतल कटाई के लिए किया जाता था। 2 औजारों को मिलाकर तीर का अग्रभाग भी तैयार कर लिया जाता था, यानी कि उस समय में तीर बनाने आ गए थे लोगों को। समलंब औजार, यह औजार ब्लेड के जैसा ही होता था। इसके एक से अधिक सिरे धारदार हुआ करते थे। इसकी
जो तीनों सिरे होते हैं वो तीर के अग्रभाग में भी यूज किए जाते थे। आ जाते हैं मानवीय बस्तियों के बारे में जान लेते हैं। मध्य पाषाण युग की मानवीय बस्तियां जो हमें औजारों के माध्यम से ही पता चलती हैं, चित्रकारी के माध्यम से पता चलती हैं। पंचपरद नदी घाटी सोजत जो कि राजस्थान में है आज के समय में, यहाँ पाई गई एक महत्वपूर्ण बस्ती तिलवारा है। जो तिलवारा 2 सांस्कृतिक चरण पाए गए हैं। पहला मध्य पाषाण युग का है तो दूसरा चरण हम सूक्ष्म औजारों का कह सकते हैं। दूसरा चरण चौक पर बने मिट्टी के बर्तन और लोहे के सूक्ष्म औजारों का है। यानी कि यहाँ पर 2 अलग-अलग युगों की बस्तियां हो सकती हैं। 2 अलग-अलग युग यहाँ पर रहा करते थे, 2 अलग-अलग युग के लोग यहाँ पर रहा करते थे। मध्य पाषाण युग की बस्तियों हम बोगोर राजस्थान जो कोठारी नदी के किनारे पर स्थित है, वहाँ पर इनकी 3 संस्कृति अवस्थाएं पाई गई हैं। रेडियो कार्बन डेटिंग में अवस्था फर्स्ट या फिर संस्कृति के सबसे आरंभिक अवस्था में 5000 से लेकर 2000 ईसा पूर्व निश्चित किया गया है इसका समय। गुजरात, इसके अलावा गुजरात की तापी, नर्मदा, माही, साबरमती नदियों पर हमें ये बस्तियां देखने को मिल जाती हैं। अखज, बलसाना, हीरोपुर और लंगनाज साबरमती नदी के पूर्व में स्थित हैं। तो इनका विस्तार से अध्ययन किया तो हमें सूक्ष्म औजार जैसे कि ब्लेड, त्रिकोणीय औजार, अर्धचंद्राकार औजार, खुरचनी, तक्षणी आदि प्रमुख हथियार देखने को मिल जाते हैं। विंध्य और सतपुरा इलाकों में भी हमें इसी तरह की अनेकों बस्तियां मिली हैं, जिनमें हमें भीमबेटका में पारिस्थितिक संतुलन बसेने के अनुकूल था। तो इसमें हमें मध्य पाषाण युग की बस्तियों के स्रोत दबालागो और जलगढ़ जैसी कुछ प्रमुख असीतासम के बने दक्षिणी पठार के मध्य में मध्य पाषाण युग की बस्तियां पाई गई हैं। धुलिया और पुणा जिले में कुछ सूक्ष्म औजार मिले हैं जिनसे हमें इन बस्तियों का पता चलता है। छोटा नागपुर पठार उड़ीसा के तटीय क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, बंगाल पठारी इलाके में हमें सूक्ष्म औजार देखने को मिल जाते हैं। प्राक नव पाषाण युग के सूक्ष्म औजार हमें नागपुर के पठार में देखने को मिल जाएंगे। कृष्णा और भीमा नदी के किनारे पर अनेक सूक्ष्म औजार देखने को मिले हैं। ये सूक्ष्म औजार नव पाषाण संस्कृति के चरण में भी पाए गए थे। कर्नाटक पठार के पश्चिमी किनारों पर स्थित संगनकल में अनेक औजार मिले हैं जैसे कोर, नुकीले औजार, अर्धचंद्र पर्त आदि। तो इन सभी से हमें पता चलता है मानवीय बस्तियों के बारे में। गोदावरी डेल्टा पे सूक्ष्म औजार काफी मात्रा में मिले हैं, जिससे ये उस समय की नहीं बल्कि ये औजार नवपाषाणीय संस्कृति से संबंधित हैं। कुरुनूल इलाके में काफी मात्रा में सूक्ष्म औजार पाए गए। आंध्र प्रदेश के चित्तूर इलाके में भी हमें रेंगणीगुट्टा में सूक्ष्म औजार पाए गए। मध्य पाषाण युग की काल सीमा काफी लंबी थी। भारत में अनेक मध्य पाषाण युग की बस्तियां पाई गई हैं। विभिन्न बस्तियों को काल क्रमानुसार और वहां प्राप्त भौतिक अवशेषों के आधार पर वर्गीकृत करने का प्रयास किया गया है। हालांकि फिक्स हम नहीं बता सकते कि कौन सी किस काल की हैं। कुछ बस्तियां काल क्रमानुसार बाद ही की गई हैं और कुछ मध्य पाषाण संस्कृति से प्रभावित थी। ये सभी बस्तियां मध्य पाषाणीय परंपरा की बस्तियों की श्रेणी में गिनी जाती हैं। बगौर, सराय, नहर, राय और आदमगढ़ में मध्य पाषाण युगीन बस्तियां पाई गई हैं। इनके जीवन यापन का तरीके की अगर हम बात करें तो मध्य पाषाण युगीन बस्तियों से जानवरों जैसे कि भैंस, बकरी, भेड़, सूअर, कुत्ता, हाथी, दरियाई घोड़ा, बनेले सूअर, गवल, गिद्दड़,
भेड़िए, चीते, सांबर, बारहसिंगा, खरगोश, काले हिरण, मृग, कछुए, शाही, नेवले, छिपकली, मवेशियों आदि के अवशेष पाए गए हैं। इनमें से बहुत सी प्रजातियां मध्य पाषाण परंपरा के अंतर्गत विद्यमान थी। इन परंपराओं में हमें अनेक बस्तियों से जंगली भेड़, जंगली बकरी, गधा, हाथी, लोमड़ी, गवल, दरियाई घोड़ा, सांभर, खरगोश, शाही, छिपकली, चूहा, मुर्गी, कछुआ ये आदि नहीं मिले हैं। और जंगली भैंस, ऊंट, भेड़िया, गेंडा, नीलगाय मध्य पाषाण युग की परंपरा के अंतर्गत आते हैं। आरंभिक मध्य पाषाण युग में अनुपस्थिति थी इन प्रजातियों की। किसी विशेष काल में पशुओं का पाया जाना और न पाया जाना उस समय की जलवायु और पर्यावरण स्थितियों को दिखाता है, यानी कि पर्यावरण के परिवर्तन के कारण इनका आवागमन हुआ होगा। मध्य पाषाण युग के दौरान लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे और ऐसे ही भोजन के लिए प्रकृति और जानवरों पर निर्भर रहा करते थे। इसीलिए कुछ वर्तमान शिकारी और संग्रहकर्ता के संदर्भ में दिए गए तर्क उनका मुख्य भोजन फल फूल ही है। शिकारी से प्राप्त भोजन केवल पूरक का ही काम करता है। मध्य पाषाण युग के संदर्भ में पशु मांस और पेड़ पौधों से प्राप्त भोजन के बीच तारतम्य स्थापित करना मुश्किल था। पौधों के अवशेष जल्दी नष्ट हो जाते थे, इसीलिए दोनों तरह का भोजन किया जाता था। यह भी तर्क दिया जाता है कि काफी हद तक भोजन की पूर्ति शिकार के माध्यम से ही की जाती थी, क्योंकि पेड़ पौधों से मिला भोजन जल्दी ही खराब हो जाया करता था। पत्थरों की गुफा की दीवारों पर बने चित्र नक्शाए पाषाण युग के सामाजिक जीवन और आर्थिक कार्यकलाप से काफी जानकारी देते हैं हमें ये चित्र। भीमबेटका, आदमगढ़, प्रतापगढ़, मिर्जापुर इन सबसे हमें मध्य पाषाण युग की कला और चित्रकारी की दृष्टि से समृद्ध थे। उस समय में हम इन चित्रकारियों से ऐसा अनुमान लगा सकते हैं। इन चित्रों से शिकार करने, भोजन जुटाने, मछली पकड़ने और अन्य मनुष्य के कार्यकलापों की झलक मिलती है हमें। भीमबेटका में भी काफी चित्र बने मिले हैं। इनमें से बहुत से जानवर जैसे कि जंगली सुअर, भैंसा, बंदर और नीलगाय के चित्र मिले हैं। इन चित्रों में नक्शाई से यौन संबंध, बच्चों का जन्म और बच्चे के पालन पोषण और शव दफन करने से संबंधित अनुष्ठानों की भी झलक हमें देखने को मिल जाती है। इन सब बातों से यह संकेत मिलता है कि मध्य पाषाण युग के पूर्व पाषाण युग की अपेक्षा सामाजिक संगठन अधिक सुदृढ़ हो गए थे, लचीले नहीं रहे थे। ऐसी प्रतीत होता है कि मध्य पाषाण युग के लोग का धार्मिक विश्वास पारिस्थितिक और भौतिक परिस्थिति से प्रभावित होता था। तो गाइस ये थे मध्य पाषाण युग की बस्तियां, मध्य पाषाण युग का जीवन यापन, कैसे जीवन जीते थे। इसके बाद इससे पहले हमने पूरा पाषाण युग और इस वीडियो में मध्य पाषाण युग के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है। अगली वीडियो में हम जानेंगे नव पाषाण युग के चरण के बारे में, जिसमें हम और हुए बदलाव और परिवर्तनों के बारे में जानेंगे, जिससे मनुष्य प्रभावित हुआ, पर्यावरण प्रभावित हुआ, जीवन यापन प्रभावित हुआ। एक एक करके हम पॉइंट टू पॉइंट इनको जानेंगे। कैसे कृषि आरंभ हुई ये हम अगली वीडियो में डिटेल में जानेंगे। तो गाइज इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो गाइज प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।